नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के आगामी एग्जाम्स के लिए एक बेहद ज़रूरी स्टडी गाइड पर फोकस करने वाले हैं। अगर हम डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स, एम्प्लॉय राइट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज़ के बैलेंस की बात करें तो एक लैंडमार्क केस है जो बार बार सामने आता है, और वो है मैनेजिंग डायरेक्टर ECIL हैदराबाद वर्सेस B करुणाकर। ये केस लिटरली एक गेम चेंजर है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होना एब्सोल्युटली क्रूशल है। तो चलिए इस डीप डाइव को शुरू करते हैं। इस स्टडी गाइड को एक सॉलिड फाउंडेशन देने के लिए हमने इसे इन 6 की सेक्शंस में मैप किया है। हम आर्टिकल 311 का कॉन्टेक्स्ट, 42nd अमेंडमेंट का प्रभाव, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स और कुछ प्रोसीजरल डिफरेंसेस को कवर करेंगे और फाइनली एक रिवीजन टेबल के साथ इस एक्सप्लेनर को रैप अप करेंगे। ऑलराइट, तो पहले सेक्शन पर आते हैं, आर्टिकल 311 का कॉन्टेक्स्ट और 42nd अमेंडमेंट का इम्पैक्ट। इंक्वायरी रिपोर्ट से जुड़े इस पूरे लीगल डिबेट को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाकर संविधान के आर्टिकल 311 के कॉन्स्टिट्यूशनल बैकड्रॉप को देखना होगा। 42nd अमेंडमेंट ने एक गवर्नमेंट सर्वेंट जैसे कि एक IAS ऑफिसर के राइट्स को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। पहले क्या होता था कि डिफेंस का एक 2 स्टेज प्रोसेस था। पहले स्टेज खुद को निर्दोष साबित करने के लिए और दूसरी स्टेज पनिशमेंट या सेंटेंस की मात्रा पर बहस करने के लिए। लेकिन 42nd अमेंडमेंट ने इस दूसरी स्टेज को बिल्कुल हटा दिया। अब सोचिए, जब सेंटेंस वाली हियरिंग ही हट गई तो प्रोसेस सिर्फ एक स्टेज का रह गया, और इस वजह से वो पहली स्टेज और भी ज्यादा क्रिटिकल हो गई, क्योंकि अपना पक्ष रखने का वही एकमात्र मौका बचा था। चलिए अब बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, जो है नेचुरल जस्टिस प्रिंसिपल्स। तो अब जब दूसरी स्टेज पिक्चर से गायब हो चुकी थी, एक मैसिव लीगल सवाल उठा। सवाल यह था कि अगर किसी एम्प्लॉय को उसके खिलाफ बनाई गई इंक्वायरी रिपोर्ट दी ही ना जाए तो क्या उससे पूरी की पूरी डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग ही फ्रस्ट्रेट हो जाती है? जवाब है हाँ, क्योंकि इंक्वायरी रिपोर्ट प्रदान करना एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटी है जो डायरेक्टली नेचुरल जस्टिस या नैसर्गिक न्याय से जुड़ी है। फेयर प्ले का रूल कहता है कि एम्प्लॉय के पास वो रिपोर्ट होनी चाहिए ताकि वो किसी भी ऑल्टरनेटिव व्यू पॉइंट को काउंटर कर सके। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां ये है कि ये एक नॉन वेवेबल राइट है। मतलब अगर एम्प्लॉय ने एक्सप्लिसिटली डिमांड नहीं भी किया है तब भी रिपोर्ट देना मैंडेटरी है। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऐसा करने में फेल होता है तो वो पूरी प्रोसीडिंग लीगली नॉन एस्ट मानी जाती है, यानी पूरी तरह से शून्य और अवैध। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, जहां हम एक्चुअल प्रोसीजरल फ्लो और अथॉरिटी वर्सेस इंक्वायरी ऑफिसर के डिफरेंस को समझेंगे। एक डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग की एक्चुअल मैकेनिक्स को स्टेप बाय स्टेप देखना जरूरी है। स्टेप 1 में एक इंक्वायरी ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट करता है। फिर आता है स्टेप 2, जो कि इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रूशियल हिस्सा है। यहां ये एक्सपर्ट इंक्वायरी रिपोर्ट लाजमी तौर पर एम्प्लॉय को दी जाती है ट्रैवर्सल के लिए, यानी एम्प्लॉयज को पढ़ सके, एनालाइज कर सके और अपना डिफेंस रेडी कर सके। और फाइनली स्टेप 3 में डिसिप्लिनरी अथॉरिटी दोनों साइड्स के आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस को ध्यान में रखते हुए अपना फाइनल बाइंडिंग डिसीजन लेती है। एकदम लॉजिकल फ्लो है, राइट? लेकिन इस लॉजिकल फ्लो का एक बहुत बड़ा एक्सेप्शन भी है। MD ECIL केस में कोर्ट ने स्पेसिफिकली क्लियर किया कि रिपोर्ट देना सिर्फ तभी मैंडेटरी है जब इंक्वायरी ऑफिसर और डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ये दोनों रोल्स बिल्कुल डिस्टिंक्ट हों, यानी अलग अलग लोग हों। पर अगर डिसिप्लिनरी अथॉरिटी ने खुद ही वो इंक्वायरी कंडक्ट की है तब रिपोर्ट सप्लाई करना मैंडेटरी नहीं रह जाता। इसके पीछे का लॉजिक बड़ा ही प्रैक्टिकल है। सोचिए, अगर एक ही अथॉरिटी ने इन्वेस्टिगेशन की है और रिपोर्ट बनाई है तो उनके लिए फॉर्मली रिपोर्ट देकर अपना ही माइंड चेंज करना प्रैक्टिकली थोड़ा इलॉजिकल और असंभव सा हो जाता है। लेट्स मूव टू सेक्शन 4, जो मोहम्मद रमजान केस के प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन रूल्स पर फोकस्ड है। इस प्योर कॉन्टेक्स्ट में जो फाउंडेशनल रूल्स थे वो लैंडमार्क मोहम्मद रमजान केस में सीमेंट किए गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस रूलिंग को अप्लाई करते वक्त एक बहुत स्पेसिफिक लिमिटेशन लगाई थी। सवाल यह है कि अगर रिपोर्ट ना देना लिटरली नेचुरल जस्टिस का वायलेशन है तो कोर्ट ने इस नियम को पुराने यानी पास्ट केसेस पर लागू क्यों नहीं किया? इसका प्रैक्टिकल रीजन बहुत सिंपल था, पूरे सिस्टम में क्योस को रोकना। इस रूलिंग से पहले असंख्य डिसिप्लिनरी केसेस विदाउट रिपोर्ट प्रोवाइड किए ही डिसाइड हो चुके थे। उन सभी क्लोज केसेस को रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देकर दोबारा खोलना एडमिनिस्ट्रेटिवली कंप्लीटली अनफीजिबल था। पूरा सिस्टम कोलैप्स कर जाता। हालांकि एक छोटा सा एक्सेप्शन जरूर था। पुराने केसेस को जुडिशियल रिव्यू या सर्श्योरिटी के थ्रू सिर्फ तभी क्वैश किया जा सकता था जब उस एम्प्लॉय के स्पेसिफिक सर्विस रूल्स में पहले से ही रिपोर्ट सप्लाई करने को एक्सप्लिसिटली ऑब्लिगेटरी बताया गया हो।
और ऐसे केसेस जहां रिपोर्ट मिस होने के कारण प्रोसीडिंग्स फ्रस्ट्रेट हो जाती हैं, वहां क्या होगा? अगर एम्प्लॉय को सिर्फ ये रिपोर्ट लेने के लिए रीइंस्टेट किया जाता है तो उसे कानूनी तौर पर कंटिन्यूअसली इन सर्विस ही माना जाएगा, जब तक कि फ्रेश प्रोसीडिंग्स कंप्लीट ना हो जाएं। ये ठीक वैसा है जैसे सर्विस में कोई ब्रेक आया ही ना हो। और उस गैप का जो कॉम्पेंसेशन या बैक पे होगा, वो नॉर्मल प्रिवेलिंग एडमिनिस्ट्रेटिव रूल्स के हिसाब से डिटरमिन किया जाएगा। ओके, आखिर में हम आ गए हैं सेक्शन 5 पर, जो है हमारा फाइनल एग्जाम रिवीजन टेबल। इन सभी मूविंग पार्ट्स को एक जगह कंसोलिडेट करने के लिए ये समरी टेबल एब्सोल्युटली परफेक्ट है। एक क्विक रिव्यू करते हैं। 42nd अमेंडमेंट ने डिफेंस को 2 स्टेज से 1 स्टेज प्रोसेस बना दिया। नेचुरल जस्टिस कहता है कि रिपोर्ट सप्लाई करना मैंडेटरी है और उसे वेव नहीं किया जा सकता। MDECIL केस का एक्सेप्शन ये है कि रिपोर्ट सिर्फ डिस्टिंक्ट अथॉरिटीज होने पर ही ऑब्लिगेटरी है। और फाइनली मोहम्मद रमजान केस ने एस्टैब्लिश किया कि बिना रिपोर्ट की प्रोसीडिंग वॉइड है, पर इसका एप्लीकेशन स्ट्रिक्टली प्रोस्पेक्टिव होगा। ये स्लाइड आगामी एग्जाम्स से पहले कॉन्सेप्ट्स को लॉक करने के लिए एक परफेक्ट रेफरेंस टूल है। इस एक्सप्लेनर को एंड करने से पहले एक विचारोत्तेजक यानी थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़कर जाते हैं। अगर किसी प्रोसीजर के थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू फेयर डिफेंस एक्सपैंड किए जाते हैं, लेकिन अप्लाइड सिर्फ प्रोस्पेक्टिव तरीके से होते हैं, तो क्या नेचुरल जस्टिस सच में उन लोगों को सर्व करती है जो एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के चलते पीछे छूट गए? जब लीगल एवोल्यूशन, फंडामेंटल फेयरनेस और प्रैक्टिकल रियलिटी के बीच बैलेंस बनाता है, तो ट्रूली कौन जीतता है? इस सवाल पर जरूर सोचिए और अपनी अपकमिंग एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ एग्जाम्स के लिए तैयारी मजबूत रखिए। इस स्टडी गाइड एक्सप्लेनर में जुड़ने के लिए धन्यवाद।